यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पिछले एक हफ्ते से रुक रुक कर कड़ाके की बारिश हो रही थी। काला आसमान, गड़गड़ाहट भरी बिजली और हर गली में पानी ही पानी। गांव में बिजली नहीं थी, बस डिबिया और मोमबत्ती की रोशनी में लोगों की रातें कटती थीं। भाई, बारिश के इन दिनों में राजू की टपरी पर बैठकर चाय पीने का जो मजा है ना, वो कहीं और नहीं। बिल्कुल सही बोले। यहीं बैठते हैं, पूरी रात बातें करेंगे। बारिश की बूंदें अब और तेज हो चुकी थीं। काले बादल बिजली को चीरते हुए जमीन तक डर पहुंचा रहे थे। और तभी राजेंद्र काका आते हैं। अरे काका, इतनी बारिश में भीगते हुए क्यों आ रहे हो? बीमार पड़ जाओगे। बेटा ऑफिस गया था, काम अधूरा ही रह गया और बारिश शुरू हो गई। काका, फिर तो एक कहानी हो जाए आपकी। राजेंद्र काका की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती थीं, वे सच्ची घटनाएं थीं। और उस रात उन्होंने एक सच्ची डरावनी घटना सुनाई। बेटा, ये घटना उन दिनों की है जब मैं 30 साल का था। एक रात तेज बारिश में मैं अपने दोस्त त्रिपाठी के घर जा रहा था। रास्ते में एक अनजान आदमी मिला। भाई साहब, आगे का रास्ता बंद है, जंगल वाले रास्ते से चले, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बारिश अब विकराल रूप ले चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा और उस अनजान व्यक्ति के साथ एक अनजाने जंगल में जाना। कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन पीछे लौटना अब मुमकिन नहीं था। जंगल की ओर बढ़ते उनके कदम अब डर से कांपने लगे थे। हर झाड़ी से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। और तभी एक कुटिया दिखती है, सूनी, वीरान और मौत की चुप्पी जैसी खामोश। चलो भाई, इसी कुटिया में बारिश रुकने तक रुक जाते हैं। कुटिया में पहुंचते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। और तब वो आदमी कहता है, मैं अभी अभी दफ्तर से आ रहा हूँ। रात के 9 बजे, जब हर दफ्तर बंद हो जाता है। तो फिर ये कौन था? मुझे शक हुआ, पर मैं चुप रहा। क्या आपने वो रोने की आवाज़ सुनी? कोई बच्चा है शायद। अब डर नहीं, मौत की परछाई बन चुका था। बच्चे की रोने की आवाज़, लड़की की हंसी और वो हड्डियों से बना कंकाल जो बिजली की कड़क में झलकता है। मैंने उसे कहा, भाई ये जगह ठीक नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो चलते हैं, जल्दी चलो आगे। वह आदमी अब किसी और रूप में था। उसकी आवाज़ बदल रही थी, हंसी डरावनी हो चुकी थी। और तभी बांस का पेड़ गिरता है। वह आदमी मुझे बांस के पेड़ को पार करने को बोलता है। मैंने कहा, नहीं, अब नहीं। राजेंद्र के पैर जहाँ के तहाँ रुक जाते हैं। उसे याद आता है बुजुर्गों की बात, अगर रात को बांस का पेड़ रास्ता रोके तो उसे पार मत करना। और उसी क्षण वो आदमी अपना असली रूप दिखाता है। वो अब इंसान नहीं, कोई और ही था। तुम्हें डर लग रहा है? अब तो बहुत देर हो चुकी है। राजेंद्र भागने लगता है। अंधेरे में, बारिश के बीच, हर कदम मौत से लड़ाई जैसा लग रहा था। और फिर राम त्रिपाठी की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे इस डरावनी रात से बचा लेती है। अरे राजेंद्र, कहाँ रह गया था यार? मैंने कहा, चलो पहले घर चलो, फिर सब बताऊंगा। राजेंद्र काका और राम त्रिपाठी अब घर लौट आए थे। भीगे हुए कपड़े, कांपते हाथ और आंखों में गहराया डर। यह साफ दिखा रहा था कि कुछ बहुत भयानक हुआ था। रात गहरी हो चुकी थी, बारिश अब धीमी थी। काका अब तक कुछ नहीं बोले थे। राजेंद्र, अब तो बता, हुआ क्या था? मैं मरा नहीं हूं त्रिपाठी, लेकिन बहुत पास तक गया था। फिर राजेंद्र काका पूरी बात बताते हैं। अनजान आदमी, जंगल, कुटिया, बच्चे की आवाज़ और उसका भयानक रूप। हे भगवान, तुम्हें उस कुटिया में कोई ले गया? तुम्हें पता है उस कुटिया की सच्चाई? फिर त्रिपाठी बताता है उस कुटिया की खौफनाक कहानी। वो आदमी जिसके ऊपर 10 लाख का कर्ज था, जिसने अपने दोनों बच्चों को खोया और फिर खुद भी उसी कुटिया में आत्महत्या कर ली। रात के उसी समय त्रिपाठी के घर के बाहर एक औरत की हंसी की हल्की आवाज़ आती है। त्रिपाठी और काका दोनों चौंक जाते हैं। क्या तुमने भी सुनी? वही आवाज, वही हंसी जो जंगल में थी। दोनों जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हैं, लेकिन अब डर उनके पीछे नहीं, उनके साथ था। क्योंकि जो आत्मा एक बार किसी को देख ले, वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ती। आधी रात को राजेंद्र काका अचानक सोते सोते हड़बड़ा जाते हैं। वो यहीं है, वो मुझे देख रहा है। क्या हुआ काका? नींद में चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने खिड़की से उसे देखा। वो आदमी, वही भयानक चेहरा, वो मुस्कुरा रहा था। वो आत्मा सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं थी, वो अब उनके पीछे पीछे गांव तक आ गई थी। सुबह का उजाला होते ही त्रिपाठी काका को पुजारी जी के पास ले जाता है।
तुम जिस आत्मा के संपर्क में आए हो वो सिर्फ राह भटकाने वाली नहीं है, वो बंधी हुई आत्मा है जिसे बार बार वही सब दोहराना होता है जो उसके साथ हुआ था। तो इसका मतलब अगर कोई फिर से उस रास्ते से गुजरेगा तो वही घटना फिर से घटेगी, लेकिन अगली बार शायद बच निकलना इतना आसान न हो। काका ने उस दिन के बाद कभी उस रास्ते की ओर देखा भी नहीं, लेकिन गांव में अब एक और अफवाह फैलने लगी थी। जिसने कुटिया को देखा है वो ज्यादा दिन तक चैन से नहीं रहता। एक हफ्ते बाद गांव में खबर फैलती है कि एक चरवाहा बारिश में उसी जंगल से लौटते समय गायब हो गया। क्या वो भी? हाँ, उसने भी बांस का पेड़ पार किया था। रात को लोगों ने उसे बांस के पेड़ के उस पार जाते देखा था और फिर उसकी चीख सुनी। इस बार मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि असल में क्या हुआ। कहीं वो पुरानी कहानियां सच तो नहीं हो रही। उस रात मैं अकेला निकल पड़ा। बारिश थम चुकी थी पर मिट्टी अभी भी भीगी हुई थी। मेरे पांव कीचड़ में धंस रहे थे और दूर बांस के पेड़ की परछाई और भी ऊंची लग रही थी। मैंने टॉर्च निकाली। उसकी रोशनी सीधी उस जगह पड़ी जहां चरवाहे के पांव के निशान थे, लेकिन कुछ दूर जाकर वो निशान अचानक खत्म हो गए। मैं झुककर देखने लगा। अचानक पीछे से पत्तों के रगड़ने की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था, पर टॉर्च की रोशनी में पेड़ की छाल पर खून के छींटे थे और उसी खून के नीचे नाखून से खुरचा हुआ एक शब्द लिखा था, भागो। मैंने सोचा ये भ्रम है, पर तभी टॉर्च की रोशनी अपने आप बुझ गई और अंधेरे में मैंने किसी के पांव घसीटने की आवाज सुनी। वो मेरे पीछे था। मैं भागा बिना पीछे देखे, पर पीछे से वो चीख वो मेरी रूह तक उतर गई। उस रात मैं तो लौट आया, लेकिन वो जो मेरे पीछे था आज भी हर रात बांस के पेड़ के पास इंतजार करता है।